हेलो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। जैसा आप सभी जानते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था। आज हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग पहले टॉपिक लेते हैं बच्चों, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची। किस प्रकार से फ्रांस जो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बना बच्चों, आइए देखते हैं। द नेशनल असेंबली कंपेल्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। देखिए जो नेशनल असेंबली है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करी थी 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि जो मोनार्च सिस्टम चल रहा था उसकी पावर को लिमिटेड करना था बच्चों। दीज पावर्स इंस्टेड द बीइंग द कंसर्न इन द हैंड्स ऑफ द वन पर्सन, क्योंकि जो पावर थी मोनार्ची में वो केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में हुआ करती थी बच्चों। वरना ऑफ द सेपरेटेड एंड द असाइन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। उन्होंने क्या किया, उस पावर को डिफरेंट सेक्शन में असाइन कर दिया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दे दिया बच्चों। जैसे द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें उन्होंने क्या किया, उस पावर को डिवाइड कर दिया था बच्चों। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इस प्रकार से जो फ्रांस है था बच्चों वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गया। देखिए जुडिशरी सिस्टम्स थे, एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे और लेजिस्लेचर हुआ करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया था बच्चों, पावर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक द लॉ इन द नेशनल असेंबली। देखिए 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने नेशनल असेंबली को और अधिक पावर दे दिया। विच वाज द इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इसमें जो लोग थे वो इनडायरेक्ट इलेक्ट किए जाते थे। दैट्स द सिटीजन्स वोटेड अ ग्रुप ऑफ इलेक्शन, इसमें केवल एक ही ग्रुप के लोग वोटिंग किया करते थे बच्चों। हु इन द टर्न द क्लोज इन द असेंबली नॉट ऑल सिटीजन्स, इसमें केवल असेंबली के कुछ मेंबर्स ही वोटिंग किया करते थे, जबकि पूरे सिटीजन्स को वोटिंग का अधिकार नहीं था। He had right to vote. Only the men above 25 years age who paid the tax. केवल वही व्यक्ति वोट डाल सकते थे जिनकी एज 25 साल से ऊपर थी और वो टैक्स पेड किया करते थे। एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर वाज द वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। लोगों को 3 दिन का अपना वेजेस देना पड़ता था उनको अपने आप को एक्टिव सिटीजन्स के रूप में घोषित करने के लिए। दैट्स इज द इंटायर्ड वोट, और तभी उनको वोट डालने का अधिकार मिल पाता था। द रिमेनिंग एंड ऑल वुमेन वर द क्लास द पैसिव सिटीजन, और बाकी जितने भी लोग बच रहे थे वो सब क्या थे, एक पैसिव सिटीजन्स के रूप में काम किया करते थे। द क्वालिफाई ऑफ इलेक्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ असेंबली, वही व्यक्ति क्वालिफाई कर पाते थे, इलेक्टर के मेंबर्स बन पाते थे असेंबली के, जो टैक्स पेड करते थे या 25 साल से ऊपर के थे। अ मैन हैड द बीइंग द हाईएस्ट ब्रॉकेट ऑफ टैक्स पेयर, उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाता था वोटिंग के राइट्स में जो सबसे अधिक मात्रा में टैक्स पेड किया करते थे बच्चों। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटी, लेकिन जब संविधान लागू किया गया बच्चों तब महिला और पुरुष दोनों को ही राइट्स दिए गए थे। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, कौन कौन से अधिकार मिले थे उनको, जीने का अधिकार था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का अधिकार था बच्चों, क्वालिटी बिफोर लॉ का अधिकार था, वर इस्टेब्लिश एज द नेचुरल एंड द इनलेंजिबल राइट्स, ये सब प्राकृतिक तौर पे और उनको ऐसे राइट्स मिले थे जो कभी चेंज नहीं हो सकते थे। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग्स द बर्थ एंड कुड बी टेक अवे। देखिए ये सभी मानवता से संबंधित था बच्चों, और जिसका जन्म वहाँ पे हुआ है वे सभी राइट्स उनको वहाँ पे मिलेंगे। इट वाज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू द प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचर राइट्स, ये वहाँ के स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी थी कि वो हर एक सिटीजन्स की, हर एक नागरिक की क्या करें, रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें बच्चों। ये उनके नेचुरल राइट्स को बचाने का प्रावधान किया गया था। तो ये सारी की सारी बच्चों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी उस स्टेट की हुआ करती थी जिस स्टेट के व्यक्ति वहाँ पे रहा करते थे बच्चों।
द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन द फ्री एंड इक्वल राइट्स। देखिए, यदि मनुष्य का जन्म उस स्टेट में हुआ है तो सभी राइट्स और अधिकारों से उनको प्राप्त होते थे बच्चों। सेकंड, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिवेंटेशन ऑफ द नेचुरल एंड द इनलिजिबल राइट्स ऑफ। देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी या एसोसिएशन थे, उन सभी का एक ही काम था कि वो उनके नेचुरल राइट्स को क्या करें, बचाएं। दीज आर लिबर्टी, ये उनके लिए लिबर्टी की बात थी, प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी और अस्टेंट, ये सभी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना था। थर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल द सेवरिटी रिसाइड्स इन द नेशन। अगर आप देखें बच्चों, जो भी सोर्स है वो सभी अपने राष्ट्र के ग्रोथ में उसको यूज करना था। सो नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद एक्सरसाइज द अथॉरिटी ऑफ द डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। किसी भी लोगों के पास यह अधिकार नहीं था कि वो अथॉरिटी के खिलाफ जा सकें। फोर्थ, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू द वट एवर इज नॉट इंजीरियस टू अदर्स। देखिए, लिबर्टी ऐसी मिली हुई थी, लोगों को पावर ऐसा मिला हुआ था कि वो किसी दूसरे को क्या करें, नुकसान ना पहुंचा पाए। फिफ्थ पॉइंट, द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड एनी एक्शन दैट द इंजरियस ऑफ सोसाइटी। देखिए, ऐसे सभी कानून को बदला जा सकता था जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं था। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ऑल सिटीजन्स हैव टू राइट टू द पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर द रिप्रेजेंटेटिव। ऑल सिटीजन्स आर इक्वली फॉर लॉ। देखिए, कानून की दृष्टि में चाहे जनरल व्यक्ति हों या प्रॉस्पेरिटी वाले व्यक्ति हों, सभी इक्वल माने जाते थे। सभी लेजिस्लेटिव में अपना पार्ट अदा कर सकते थे, रिप्रेजेंटेटिव बन कर सकते और सभी सिटीजन्स को बच्चों इक्वल राइट्स मिले हुए थे। 7 पॉइंट, नो मैन में बी एक्यूज अरेस्ट द डिटरमाइन एक्सेप्ट केस आर डिटरमाइन बाय द लॉ। किसी भी व्यक्ति को केवल दोष मुक्त होने से पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था बच्चों, जब तक कानून उसको क्या है, दोषी ना मान ले। एवरी सिटीजन्स में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्री। जिस प्रकार भारत के अंदर मीडिया फ्री है, वैसे ही वहाँ पर लोगों को राइट्स मिला था बच्चों कि सभी सिटीजन्स कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप सकते हैं। ही मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज सच लिबर्टी केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। लेकिन ऐसे कुछ केस जो कानून की दृष्टि में चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी ओपिनियन उनको नहीं देना होता है। 12th पॉइंट बच्चों, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज द इंडिस्पेंस। देखिए, पब्लिक वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे थे उसको करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक कॉमन टैक्स स्लैब को लागू किया हुआ था। इट मस्ट बी एसेड द इक्वली फॉर ऑल सिटीजन्स। ये वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं उनमें सभी को इक्वली डिवोटेड किया गया था, बांटा गया था बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस प्रॉपर्टी इज द स्केड ऑफ इनवॉल्व राइट्स वन में डिप्राइव। किसी को उसकी संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता था, ये उसके राइट्स हुआ करते थे। अनलेस इलीगली इस्टेब्लिश पब्लिश, कोई भी इलीगल तरीके से पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर नहीं कर सकता था। इन दैट द केस द कंपेरिजन मस्ट बी गिवन द एडवांस। कोई भी इसका एडवांस फ़ायदा नहीं उठा सकता था। अगर कोई किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को पब्लिक यूज के लिए लिया जाता था तो उसका जो पेमेंट हुआ था बच्चों, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, उसको एडवांस में पे करना होता था। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि किस तरीके से जो फ्रांस है वह एक मोनार्ची सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ मूव करता है और सभी लोगों के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हमको इस दौर में बच्चों देखने को मिला है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं, इस वर्ष आपकी जो सिलेबस है उसको रिडक्ट कर दिया गया है। तो ये जितने मैंने आपको 3 पार्ट्स कराए हैं, फर्स्ट चैप्टर में से आपको इन्हीं 3 पार्ट्स को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दूंगा और आप उनको अपने कॉपियों में कर लीजिएगा। बाकी आगे का जितना भी पार्ट है उसको
एग्ज़ाम से हटा दिया गया इस बार, तो इस बार वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आपको केवल इतनी ही तैयारी करनी है इसकी। चलिए, ओके, बाय बाय।